सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आधुनिक युग की मीरा हम महादेवी वर्मा को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महादेवी वर्मा जी जो कि बहुत अच्छी कवि या लेखिका है, कवित्री है कह सकते हैं हम। और इनका जो विवाह था वो बहुत ही कम उम्र में दोस्तों हो गया था। और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, और जैसे कि नीरजा, रश्मि, दीप शिखा, इस तरीके की रचनाएं इन्होंने की हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म सन 1532 में, 1532 यहाँ पर आप कर लीजिए, 1532 ईस्वी में हुआ। तो राजापुर स्थान जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के शहर और तहसील में आता है, यानी कि जो स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ था वो चित्रकूट है, और चित्रकूट के राजापुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। मौन वाचन मतलब मन में पढ़ना। जब हम मन में पढ़ते हैं तो हम बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, तो समय की क्या होती है? बचत होती है। इसके अलावा किसी दूसरे को असुविधा नहीं होती है, हमारे अगल बगल वाला हमसे डिस्टर्ब नहीं होता अगर हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम मन में पढ़ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं में पहला है, हास्य व्यंग्य से युक्त होती है और प्राचीन परंपरा से जुड़ी होती है, जो हमारे पुरखों के द्वारा हमें मिलती है या हमारे आसपास के लोगों के द्वारा हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? देखिए, मैंने दोस्तों बार बार कहा है कि हरिऔध जी का जो पूरा नाम है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय है, और हरिऔध की इनको उपाधि मिली थी। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कौन सी उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो उन्नति का अवनति और कृपण का दाता। कृपण का मतलब कंजूस होता है, और इसीलिए कंजूस का क्या होगा? दानी। तो कृपण का दाता। क्वेश्चन नंबर 8 है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। सावन का श्रावण, किसान का कृषक। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। आंसू, लहर, जहर, झरना, अजात शत्रु, कामायनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आकाश से तारे तोड़ लाना मतलब बहुत ज्यादा असंभव काम को संभव कर लेना। तो दोस्तों फिर यहाँ पर आप देखिए, ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान होना चाहिए जहां पे भारत है, और जहां पे भारत है यहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भारत से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेने जैसा। अब ये बिल्कुल सही हुआ, ठीक है, क्योंकि आज तक कभी भी इंडिया हारी नहीं है पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है वाक्य प्रयोग, इसको हमने सही कर दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भारत से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम महाप्राण कवि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उत्साह का उत्साह और चितेरा का चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 13 है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुलीन, महिमा, कांते, कौंते में कौन कौन सा प्रत्यय है? लिखिए। तो कुलीन में ईन प्रत्यय, महिमा में इमा प्रत्यय, और कौंतेय में ए प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोकिल में एवं कूप शब्द का तद्भव रूप। कोकिल और कूप शब्द, तो कोकिल का हो जाएगा कोयल और कूप का हो जाएगा कुआं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
आहा कितना सुंदर दृश्य है। इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, जो कि एक लाइन और नीचे बिंदु होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो कहावत या लोकोक्ति के पीछे कोई लोक कथा या घटना होती है, जिससे निकली बात लोगों की जुबान पर इतनी चल निकलती है कि वह लोकोक्ति बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देता है या उसे बदल देता है। यथा हार में अगर प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्रहार हो जाएगा, कार में लगा देंगे तो प्रकार हो जाएगा। ठीक है। सार में लगा देंगे तो प्रसार हो जाएगा। इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 है, अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो अध उपसर्ग लगाना है, पका में जोड़ेंगे तो अध पका हो जाएगा, कचरा में जोड़ेंगे तो अध कचरा हो जाएगा, मरा में जोड़ेंगे तो अध मरा हो जाएगा, खिला में जोड़ेंगे तो अध खिला हो जाएगा, और जला में जोड़ेंगे तो अध जला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों में जुड़ते रहते हैं, या हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों में जुड़ते हैं? तो हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग तद्भव देशज शब्दों में जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिष्ठाता तथा निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग है और निरोग में निर उपसर्ग है। निर न पे छोटी ई की मात्रा और र के नीचे आधा र के नीचे हलंत। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल किस भाषा का उपसर्ग है? तो अल अरबी भाषा का उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द से पहले लगता है वो उपसर्ग, उपसर्ग आगे यानी कि पहले और प्रत्यय पीछे। मैंने आपको ट्रिक बताया है याद रखने का कि जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में या पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी में समास कितने हैं? तो हिंदी में समास के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, इसके अलावा द्वंद्व समास, इसके अलावा कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, और ये आपके 6 समास टोटल हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 है, चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज तो 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, और लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका अर्थात भगवान गणेश। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। तो बहुव्रीहि समास याद रखिएगा। इसके अलावा चतुर्भुज में द्विगु समास भी होगा क्योंकि 4 आ रहा है संख्या, तो याद रखिएगा। अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में आता है तो द्विगु या बहुव्रीहि में से जो भी दिया है उसको आप सही लगा सकते हैं। अगर दोनों दिया है तो आप बहुव्रीहि को ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, शरणागत, अकाल पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है? तो तीनों में ही तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो दोनों में ही। पंचवटी 5, त्रिवेणी यानी कि 3, तो दोनों में ही संख्या आ रही तो द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, परमानंद और सर्वोत्तम में कौन सा समास है? तो परम आनंद, सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, तो इसमें कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाई बहन और रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो जहां भी ये आप चिन्ह देखोगे, माता पिता, भाई बहन, ऊपर नीचे, इन सभी में द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, महापुरुष तथा मृग नयनी में कौन सा समास है? देख के ही बता देंगे हम। महापुरुष अर्थात महान पुरुष, मृग नयनी यानी कि मृग यानी कि हिरण के समान नयन, तो इसमें कर्मधारय समास है क्योंकि विशेषण और विशेष की बात हो रही है या उपमेय और उपमान की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? तो विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में आप देखोगे अल्प विराम मतलब थोड़ा सा ठहरना होता है, ये जो कॉमा होता है इसी को अल्प विराम कहते हैं, और इसको अर्ध विराम कहते हैं जहां पर एक बिंदु और एक कॉमा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है? तो विराम चिन्हों के उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है,
विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए नहीं होता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्रोध भाव के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है 2019 के एग्जाम में। आप देखिए ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। पुष्प और बिजली शब्द के दो पर्यायवाची लिखने। पुष्प मतलब फूल, कुसुम, बिजली का विद्युत, दामिनी। क्वेश्चन नंबर 36 है जीवन निर्वाह तथा वीणा वादिनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास है और वीणा वादिनी अर्थात वीणा को धारण करने वाली मां सरस्वती, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 37 है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होने का मतलब है बहुत अधिक क्रोधित होना, आग बबूला होना। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है अनुप्रास अलंकार का एक एग्जाम्पल लिखिए। तो तरन तनुजा, यहाँ पर कॉमा नहीं रहेगा, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ पर त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 39 है उप तथा प्रति उपसर्ग लगा करके दो दो शब्द लिखिए। तो देखिए कार में अगर हम उप उपसर्ग लगाएंगे तो ये हो जाएगा उपकार, भेद में लगाएंगे तो उपभेद, प्रति उपसर्ग की बात करें तो पक्ष में लगाएंगे तो प्रतिपक्ष और एक में लगाएंगे तो प्रत्येक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो प्रकृति का सुकुमार कवि हम कहते हैं सुमित्रानंदन पंत को। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सबके सब पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 है कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? तो कथा सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी विख्यात है और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे कवन, गोदान, मंगलसूत्र, पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 42 है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए और ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय जी की आत्मकथा है और ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये कौन सी विधा है? एग्जाम में ऐसे पूछता, कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है कि कोई और विधा है? तो आप क्या लगाओगे, ये एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 43 है रावण ने राम को मारा वाक्य को कर्मवाची में बदलिए। रावण को राम ने मारा या फिर राम के द्वारा रावण को मारा गया? तो राम द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 है औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो मूर्खता पूर्ण कार्य करना ही औधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है सुलेख किसे कहते हैं? सु माने सुंदर, लेख माने लिखना, तो सुंदर लिखना ही सुलेख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो सबके उपयोग के लिए होता है वो सार्वजनिक होता है। जैसे कि आप देखिए जगह जगह बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय लिखा होता है, यानी कि जो सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है नील कमल की मुख प्रभा सरस सुधा से बांध पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो नील कमल सी मुख प्रभा, यानी कि नील कमल के समान मुख की प्रभा है। तो आप देखिए यहाँ पर किसी से किसी की तुलना की जा रही है तो उपमा दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो असंभव कार्य का संभव हो जाना। क्वेश्चन नंबर 49 है वीणा वादिनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अलावा परिमल भी इनकी बहुत फेमस रचना है, परिमल भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो चतुर्दिक शब्द में द्विगु समास और यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। चतुर मतलब चार, यहाँ पर संख्या आ रही है तभी आप समझ गए होंगे, द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 51 है 12 बांट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग करिए, यानी कि बंटवारा होना। राकेश अपने भाइयों से 12 बांट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो तावर का दंत होता है, तो सबका क्या हो गया, दंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 है आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो आग का अग्नि
और हाथी का गज। क्वेश्चन नंबर 54 है, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? तो उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, और अनौपचारिक भाषा हम अपने परिवार में, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से या अपने आसपास के लोगों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, अर्थात हमको यह ज्ञात ही नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, जैसे कि लोटा, खिड़की, डिब्बा, ठेस। क्वेश्चन नंबर 57 है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु धीरे धीरे इनके रूप बदल गए हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, तद्भव कहलाते हैं। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वे शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में जिनका बिगड़ा हुआ रूप है, या जो इस तरीके से जिनका हम बिगड़ा हुआ रूप प्रयोग करते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हाथ का हस्त होता है लेकिन हाथ हो गया, अग्नि का आग हो गया, आम्र का आम हो गया, नग्न का नंगा हो गया, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 58 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से बताइए। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिए गए हैं और ये शब्द अपनी मूल भाषा हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे कि हस्त है, अग्नि है, आम्र है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रूढ़ी शब्द किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित बताइए। तो रूढ़ी शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे कि हाथी। अब हाथी शब्द में अगर हा को अलग कर दे और थी को अलग कर दे तो दोनों का कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो शब्द होते हैं ये किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, जैसे कि आम, नाक, कलम आदि। क्वेश्चन नंबर 60 है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जो शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय, विश्व और विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है। छात्रावास, छात्र और आवास दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये यौगिक, योग का मतलब जोड़ ही तो होता है, यानी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर बताइए। 2019 में, 2022 में, 2023 में लगातार आप देखिए ये प्रश्न 3 सालों में पूछा गया है। तो देखिए मुहावरा और लोकोक्ति में फर्क क्या होता है? तो मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। जबकि मुहावरे को हम क्या करते हैं, किसी वाक्य के अंदर डालते हैं। मुहावरा वाक्यांश वाक्य के अंदर होता है, लोकोक्ति अपने में ही वाक्य होता है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है। मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता, लोकोक्ति फल से संबंध रखती है। वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अंधे की लकड़ी, और जो लोकोक्ति है यह अपने में पूर्ण होता है, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 62 है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन पुस्तक लिखता है, इसमें पूरा एक ही काम हो रहा है, लिखने का। रोहित चाय बना रहा है, तो रोहित क्या काम कर रहा है? चाय बनाने का। सिर्फ एक क्रिया, एक ही काम एक समय में हो रहा है, तो ये सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 63 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करिए। 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 64 है, अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है, तो अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र बच्चे का घर होता है, उसके आस पड़ोस होते हैं, खेल का मैदान होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ बताइए। तो स्वतंत्र लेखन से रचनाकार के अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। स्वतंत्र लेखन से रचनाकार में कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है। स्वतंत्र लेखन से रचनाकार लेखक का बौद्धिक विकास होता है
और स्वतंत्र लेखन से रचनाकार लेखक के कार्य में दक्षता एवं प्रवीणता अधिक आती है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। प्र और सु उपसर्ग लगा करके दो दो शब्द लिखिए। तो देखिए, प्र में अगर लगाएंगे तो पौत्र में प्रपौत्र हो जाएगा, अवसर में लगाएंगे तो सुअवसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्र उपसर्ग लगाएंगे यहाँ पर हम तो नयन में प्रणयन हो जाएगा, और गंध में लगाएंगे तो सुगंध हो जाएगा, सु उपसर्ग। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर सबका सब 2018 में पूछा हुआ ही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो जलधि, सिंधु, सागर, उदधि। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक दंत और नीलकमल में कौन सा समास है? एक दंत, यहाँ पर देखिए एक है दांत जिसके अर्थात भगवान गणेश, यानी कि इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और नीलकमल, नीला कमल, यानी कि इसमें कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 69 है, खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करिए, यानी कि कथनी और करनी में अंतर। कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते हैं किंतु फिर अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं। सचमुच खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं, और आजकल के हमारे समाज की ये रियलिटी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीर दास जी हैं। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71 है, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ प्रयोग करिए। तो आवाज उठाना मतलब विरोध करना। भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना समाज के हित में होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्रिया के कितने रूप हैं? तो क्रिया के 8 रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, समास किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के बीच की विभक्ति को हटा करके एक शब्द का रूप प्रदान करना ही समास है। जैसे विद्या और आलय अलग अलग शब्द है, लेकिन जब विद्यालय हो गया तो ये छोटा हो गया, तो ये छोटा समास का मतलब ही संक्षिप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, समास का मुख्य कार्य क्या है? शब्दों को संक्षिप्त और सुंदर रूप में रखना ही समास का मुख्य कार्य होता है। जैसे मैंने मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। इस वाक्य को गगन को चूमने वाली इमारतों के स्थान पर यदि एक सामासिक शब्द गगनचुंबी प्रयोग करेंगे तो वाक्य संक्षिप्त भी हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। जैसे मैंने मुंबई में गगनचुंबी इमारतें देखी। तो इस तरीके से शब्द जो वाक्य है वो बोलने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। सारे क्लासेस को आप अच्छे से देखिए। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर के 8 विषयों के हाथों से, मेरे खुद के हाथों से लिखे हुए आपको नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजन सीरीज और पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ 8 के 8 विषयों की अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी सीरीज हमने अपने ऐप में दे रखी है। तो यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके सारी जानकारी भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, और अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे क्लासेस को देखते रहें। जय हिंद।